नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार इंडिया जी की क्लासेज पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए 1000 इंडिया जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का 28 पार्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो जो भी किसी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो जो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों। हाँ, क्लास को लाइक ज़रूर देना। क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक ज़रूर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है आज का हमारा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी होगी साथियों यमुना। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो साथियों कौन सी होगी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो यमुना होगी। यमुना भी सहायक नदी किसकी है साथियों? ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। गौमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर में कौन सी जगह है? गौमुख। गौमुख से निकलती है कौन सी नदी? गंगा। यहाँ से इसका नाम क्या होता है साथियों? यहाँ से इसका नाम भागीरथी रहता है, ठीक है। गंगा नाम नहीं रहता इसको। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, भागीरथी नदी को ही गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी होती है गंगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर में एक एक्यूरेट जगह है, कौन सी है? गौमुख। तो गौमुख से निकलती है। यहाँ से इसका नाम तो पड़ता है साथियों, क्या नाम पड़ता है? इसका नाम पड़ता है भागीरथी नदी, ठीक है। लेकिन जो गौमुख स्थान है ना, गौमुख स्थान से जब ये भागीरथी नदी निकलती है, यहाँ से विस्तार से समझना, जैसे यहाँ से निकली भागीरथी नदी तो ये आगे चलकर एक नदी और आती है अलकनंदा, अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। और ये कौन सी जगह है? ये जो यहाँ पर मिलती है ये कौन सी जगह है? देवप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ से आई भागीरथी नदी और यहाँ से आई अलकनंदा। यहाँ एक स्थान है देवप्रयाग, तो देवप्रयाग एक जगह है, वहाँ पर मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। शुरू में इसका नाम भागीरथी नदी होता है, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो जो तेनालीराम है एक विद्वान है जो किसके राजकवि थे? विष्णुदेव रॉय, ऑप्शन बी कृष्णदेव रॉय, नरसिंह देव रॉय, तिरुमाला देव रॉय। तो किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है कृष्णदेव रॉय, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कृष्णदेव रॉय दरबार में राजकवि थे। और जो कृष्णदेव रॉय के दरबार में कितने विद्वान थे? कुल 8 विद्वान थे, जिनको किस नाम से जाना जाता है? अष्टदिग्गज, ठीक है। इनके दरबार में कुल अष्टदिग्गज थे, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? 8 विद्वान, ठीक है। जो कृष्णदेव रॉय के दरबार में थे, उसके दरबार को चलाने के लिए 8 विद्वानों का एक समूह होता था। उन 8 विद्वानों के समूह को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज के नाम से, ठीक है। उनमें से एक कौन से विद्वान थे? तेनालीराम, ठीक है साथियों। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। केल्विन किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए है विद्युत धारा की, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता की, ऑप्शन सी है बल की, ऑप्शन डी है ताप की। तो केल्विन किसकी इकाई होगी साथियों? ताप की। हाँ, तापमान की इकाई होती है, ठीक है। तो केल्विन किसकी इकाई होती है? तापमान की। और विद्युत धारा की इकाई किसकी होती? ये विद्युत धारा है, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है साथियों एम्पियर। एम्पियर, आपने नाम सुना होगा एम्पियर का, ठीक है। एम्पियर। ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडिला, कैंडिला। बल की न्यूटन, न्यूटन को सब जानते होंगे जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है। और ताप की मैंने आपको बता ही दिया, ये रहा केल्विन। तो देख लीजिए साथियों। तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडिला, बल की न्यूटन, ताप की इकाई है साथियों केल्विन, ठीक है साथियों। हाँ, और इम्पोर्टेंट लिखो, जैसे कि आप शक्ति का लिख लीजिए, और लिखा देता हूँ आपको कुछ इकाइयाँ। शक्ति की इकाई होती है वाट,
शक्ति की इकाई वाट, दाब की इंपॉर्टेंट है ये, हाँ लिख लेना, अपने नोट्स में छाप लीजिए, जो भी स्टूडेंट अपने नोट्स बना रहे हैं उनमें लिख लीजिए, ठीक है। ताप की केल्विन, दाब की पास्कल, शक्ति की वाट, ठीक है। बल की मैंने बता दिया न्यूटन। एक इंपॉर्टेंट हो रहा है कार्य ऊर्जा, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने मलखम्ब को राज्य खेल के रूप में घोषित किया? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो मलखम्ब किस राज्य का राज्य खेल है? तो ये है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। मध्य प्रदेश के नृत्य भी लिख लीजिए साथ में, ठीक है। जवारा नृत्य एक यहाँ का, एक और है मटकी, ये दो नृत्य लिख लीजिए, जवारा और मटकी। महाराष्ट्र के कौन कौन से? लावणी तमाशा, लावणी तमाशा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावणी तमाशा, और मध्य प्रदेश के हैं जवारा, मटकी। और मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा होगा? मलखम्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है, इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? वो देश कौन सा? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया था भारत में? सोवियत संघ, सोवियत संघ जिससे छटकर एक रूस हिस्सा छटा है ना, तो इससे सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें, विस्तार से इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? सन 1955 में इसकी स्थापना लिख लीजिए। सन 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी भारत में, उनमें से एक है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था, उस समय भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और लिख लीजिए, एक तो भिलाई हो गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तो भिलाई की स्थापना हुई, ठीक है, एक तो भिलाई मैंने लिखाई दिया, और की भी हुई थी, जैसे राउरकेला की भी स्थापना किसमें हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो राउरकेला की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसको बनाया तो 1955 में था, ठीक है, ये बना कब था? 1955 में। लेकिन इसका उद्घाटन की बात करें ना, इसका उद्घाटन शुरू हुआ था 1959 में। 1959 में यहाँ पर लिख लेना उद्घाटन, ठीक है। 1955 में इसका उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। और राउरकेला कहाँ पर है? ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? ओडिशा में। और इसको किसकी सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। किसके सहयोग से? जर्मनी के। तो भिलाई हो गया, और इसको भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया, ठीक है। राउरकेला ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से इसको बनाया गया 1955 में बना। 1959 में इसका उद्घाटन हुआ। दो हो चुके, एक और लिख लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक और बना था दुर्गापुरा, ठीक है। तो दुर्गापुरा पढ़ाता हूँ। दुर्गापुरा कहाँ पर पड़ता है साथियों? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। जो वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ पर पड़ता है क्या? दुर्गापुरा। और इसको किसके सहयोग से बनाया गया था? इसको इंग्लैंड, जो ब्रिटेन है, उसके सहयोग से बना था, ठीक है, दुर्गापुरा। हाँ, इसकी स्थापना लिख लीजिए 1959 में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको स्थापित तो भिलाई का बता दिया। भिलाई 1955 में स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से, छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला ओडिशा में है, जर्मनी के सहयोग से बना, 1955 में बना। 1959 में इसका उद्घाटन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इंग्लैंड के सहयोग से बना 1959 में, ठीक है। ये तीनों बने हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये तीनों बने हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें कौन कौन से? भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुरा। एक तृतीय पंचवर्षीय योजना में और बना है, तृतीय का एक ही है, ठीक है, उसका नाम है बोकारो। बोकारो, ठीक है। बोकारो कब बना था साथियों? 1964 में इसको स्थापित किया गया था। और किस राज्य में? भारत के झारखंड में, झारखंड में। और इसको किसके सहयोग से? सोवियत संघ, ठीक है। ये भी सोवियत संघ से, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है और जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, इन दोनों को सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था, ठीक है, उनका सहयोग के लिए।
हाँ, उनके सहयोग के द्वारा बना था, ठीक है। और बोकारो झारखंड में पड़ता है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपका। भारत में वर्ष 1919 में होने वाले निधन में कौन सी एक बड़ी घटना थी? इसको मिटा लीजिए दांडी मार्च को। तो आप तो बताइए, जो 1919 में कौन सी घटना घटी थी वो भारत की सबसे बड़ी घटना थी? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सहायक संधि, गांधी जी की हत्या। तो 1919 में सभी साथियों को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पता है ना सभी साथियों को, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी डेट भी लिख लेना, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था साथियों? अमृतसर। अमृतसर पता है किसी को कहाँ पर पड़ता अमृतसर? अमृतसर। और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इसके लिए जनरल डायर, ठीक है। और अमृतसर साथियों पंजाब में पड़ता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति था? जिम्मेदार व्यक्ति लिख लीजिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति था एक बहुत हैवान था वो, एक प्रकार से जनरल डायर। उसको जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए, जनरल डायर। इसको किसने मारा था? इसका बदला लिया। जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी ने उसने इसका बदला लिया, तो उधम सिंह ने इसको मार दिया, ठीक है। बदला लेना जरूरी था, ठीक है। आग में कब तक तपते, आग में तपना जरूरी नहीं है। तो इसका बदला जनरल डायर को, जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। और उसका बदला किसने लिया? उधम सिंह ने। कुल कितने साल बाद? 21 साल बाद, ठीक है। 21 साल बाद इसका बदला लिया था 1940 में, ठीक है। 1919 में ये कांड हुआ था जिसमें जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार था, ठीक है। उसके 21 साल बाद 1940 में इसका बदला लिया गया उधम सिंह ने। और कहाँ पर मारा? लंदन में, ठीक है। तो जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने 1940 में लंदन में। डेट लिखो तो साथियों 13 मार्च लिख लेना, ठीक है। इसको 13 मार्च 1940 में मारा था जनरल डायर को। हाँ, ये भी लिख लीजिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें कितने लोग शामिल थे? लगभग की बात करूँ तो साथियों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 5000 लोग इकट्ठे हुए थे। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? 5000, लगभग 5000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें से 1500 लोग तो मारे गए, 1500 से अधिक ही मारे गए, ठीक है। 1500 प्लस लोग मारे गए। और घायल कितने हुए? 2000 प्लस, 2000 प्लस, ठीक है। 2000 से अधिक लोग घायल हो चुके थे और 1500 लोग मारे जा चुके थे, 1500 से अधिक लोग, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार था जनरल डायर। उसने निहत्ती सेना पे, जो निहत्ती लोग थे ना, निहत्ते जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उन पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। गोलियां चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, जिससे की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी है कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। इनको तो सब जानते होंगे, बाणभट्ट का नाम सुना आपने? हाँ, ये दरबारी कवि हैं इनके। और बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? एक तो हर्षचरित्र, जिसमें हर्षवर्धन का वर्णन है, ठीक है। एक और पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कादम्बरी। इनकी 2 फेमस पुस्तकें हैं, ठीक है। तो बाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है। ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है साथियों। अच्छा, कालिदास। हाँ, कालिदास। तो कालिदास की पुस्तक नहीं है कादम्बरी, और कादम्बरी हर्षचरित्र बाणभट्ट की पुस्तक है, ठीक है। कालिदास की पुस्तकें बताऊं तो साथियों, मेघदूत, एक तो होगी मोएकदूतम, ठीक है। आप समझ मत लेना। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, पूरा लिख लेना, मैं इतना ही लिखा देता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है। काफ़ी पुस्तक हो गई, यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तकें लिख लेना, ठीक है साथियों, बहुत है आपके लिए। हाँ, यही पुस्तक लिख लेना। अच्छा, मालविकाग्निमित्र, वो भी लिख लीजिए। एक पुस्तक और है इसकी, मालविकाग्निमित्र, इनकी लिख लीजिए, मालविकाग्निमित्र, ठीक है। ये पुस्तक भी लिख लीजिए। मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिख लेना। कालिदास की पुस्तकें मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ठीक है साथियों। अब अबुल फजल की बात करें। अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? आपने सुना होगा अकबर के। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? एक तो अकबरनामा इनके द्वारा ही लिखी गई थी। एक और कौन सा? आईने अकबरी,
आईने ए अकबरी किस भाषा में लिखा गया था इनको साथियों? आईने अकबरी और अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई हैं दोनों साथियों? फारसी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, फारसी भाषा। ये किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने दो पुस्तक लिखे, अकबरनामा, आईन अकबरी, और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और फिरदौसी आपको दिख रहे हैं, ये किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ कौन कौन भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ कौन कौन भारत आए थे? एक तो है फिरदौसी, फिरदौसी एक व्यक्ति और है अलबरूनी, दो व्यक्ति आए थे, एक तो फिरदौसी आया था, एक अलबरूनी। लेकिन पहले आप फिरदौसी के बारे में पढ़ लीजिए। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? शहनामा। ठीक है, फिरदौसी की पुस्तक है शहनामा। एक व्यक्ति और आया था महमूद गजनवी के साथ, उनका नाम है साथियों अलबरूनी। अलबरूनी, इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं। एक का नाम है किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इनकी पुस्तक याद रखना साथियों, आपके एग्जाम में 100% छपेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन की, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। एक तो अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, एक है तहकीक हिंद। ठीक है, ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद। ये दोनों फिरदौसी और अलबरूनी किसके साथ भारत आए? महमूद गजनवी के साथ। ठीक है साथियों, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची और उनकी मृत्यु हो चुकी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, तो ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जो साइमन कमीशन है ये भारत तो साथियों 1928 में आया था, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। लेकिन जब साइमन कमीशन आया उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय, तो उन भारतीयों में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको घातक चोट पहुंची थी। ठीक है, और उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, तो उनका नाम है साथियों लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन देख लीजिए, इनका गठन हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, और ये भारत कब पहुंचा? भारत 1928 में पहुंचा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इस भारत पहुंचा था 1928 में। ठीक है, और इसके विरोध में साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो चुकी थी? लाला लाजपत राय की। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है पंडवानी, लावणी, बिहू, भरतनाट्यम। तो तीजन बाई तो साथियों पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? तीजन बाई। किस कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों? पंडवानी के लिए। और पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? ये है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की और हैं, एक तो पंडवानी हो गया, और है एक राउत नाच या राउत नाचा। ठीक है, एक तो है राउत नाचा या राउत नाच है, और एक है पंथी। तो यहाँ के लोक नृत्य लिख लेना, एक तो है पंथी, एक है राउत नाचा, एक है पंडवानी। और पंडवानी की एक पंडवानी जो है इसकी तीजन बाई फेमस है। ठीक है, इसकी इस कला की प्रसिद्ध तीजन बाई है। ठीक है, हाँ पंडवानी की तो तीनों लिख लीजिए, राउत नाचा, पंथी, पंडवानी। हाँ ठीक है, इस कला पंडवानी कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तीजन बाई प्रसिद्ध है। हाँ बिहू दिख रहा है, तो लावणी मैंने अभी बताया था, लावणी और तमाशा बताया था ना अभी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के ना लावणी तमाशा। बिहू कहाँ का है? असम। और ये साथियों बिहू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ये भी लिख लीजिए, बिहू 3 प्रकार का होता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिहू असम का, ये 3 प्रकार का होता है। लावणी तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, पंथी राउतनाच पंडवानी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। पंडवानी कला की तीजन बाई प्रसिद्ध है। ठीक है, तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें साथियों सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। हाँ इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? बताइए, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज तार है किस मिश्र धातु का बना होता है? क्योंकि इसका
नहीं, क्वेश्चन अलग है थोड़ा। मिश्र धातु भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मिश्र धातु बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज तार मिश्र धातु का बनाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन है न्यूनतम गलनांक होता है, उच्चतम गलनांक होता है, किफायती होता है, आसानी से गर्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा साथियों, इसका उच्च गलनांक होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज तार होता है ना, ये मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु मैं बता दूंगा है। ठीक है, मिश्र धातु लिख ही लीजिए साथ में। एक तो टिन है, टिन का प्रतीक क्या होता है, SN। और एक मिश्र धातु होती है लेड, लेड का प्रतीक होता है PB। ठीक है, तो जो फ्यूज तार है किस मिश्र धातु को बनाता है, टिन लेड का। ठीक है, इसको ठीक है, ये फ्यूज तार है ना, इसका गलनांक साथियों उच्च गलनांक होता है। ठीक है, उच्च गलनांक क्यों होता है, उच्च गलनांक के कारण क्या होता है, हाँ ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लीजिए। तो साथियों ये लिख लीजिए, इसमें कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी धातु होती है। ठीक है, लिख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, मुझे कंफ्यूज लग रहा है साथियों। गलनांक कुछ थोड़ी होगा वो, तो साथियों गलनांक कुछ नहीं होगा, ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। ऑप्शन इसका न्यूनतम गलनांक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज तार का गलनांक कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका गलनांक होता है कम, क्योंकि उसका गलन अधिक होता है। जब इसका न्यूनतम गलनांक होगा ना, ये विस्तार से समझ लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज तार होता है ना, इसका गलनांक न्यून होता है, उच्च नहीं होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है। ठीक है, इसको समझिए, इसको बताते हैं कैसे। इसका न्यूनतम गलनांक होता है, यदि इसका न्यूनतम गलनांक हो ना, तो इसका गलन अधिक होगा। यदि फ्यूज तार होता है उसको, उसका गलन अधिक होता है, क्योंकि यदि उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो वो जल्दी से गल जाए। ठीक है, उसका वायर का कनेक्शन टूट जाए, इसलिए इसका न्यूनतम तो गलनांक होता है और गलन उच्च होता है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। इनमें से कौन एक फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, बताइए। कौन एक फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है आकाश, ऑप्शन डी है आग। तो कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कौन एक फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। हाँ वो साथियों वो हो गया ना, उसका गलनांक बहुत कम होता है। क्योंकि गलनांक क्यों होता है अधिक, क्योंकि तापमान अधिक होने पर है ना, तो वो पिघल जाता है। ठीक है, ठीक है, पिघल जाता है। जब उसका न्यूनतम गलनांक होगा तो उसका गलन अधिक होगा, वो पिघल जाती है। ठीक है, हाँ इसका गलनांक कम होता है। हाँ यदि उसका, हाँ वही तो, ताकि ये निर्धारित जो निर्धारित मान होता है ना, उसमें करंट प्रवाहित होने से ना वो रुक जाता है। यदि उसमें करंट प्रवाहित होगा ना, निर्धारित मान से अधिक करंट पैदा हो गया, उसमें अधिक करंट जा रहा है, यदि उसमें अधिक करंट जा रहा है ना निर्धारित मान से, तो वो पिघल जाता है। ठीक है, जब वो प्रवाहित होता है अधिक मान से, जिससे वो करंट प्रवाहित ना हो, वो रुक जाता है, इससे उसको पिघल जाती है। पिघलने के कारण वो आगे धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, वो करंट रुक जाता है, तार टूट जाता है इससे। तो इसका बताइए, फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग। ठीक है, नाग होगी, नाग। इसको क्या कहते हैं, दागो और भूल जाओ। इसको किस नाम से जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से भी, दागो और भूल जाओ। ठीक है, तो जो फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक मिसाइल है वो कौन सी है, नाग। इसको दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। यह सतह से सतह पर मार करती है। कहाँ से कहाँ पर, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली और कम दूरी की। ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है घाघरा। तो बेतवा नदी होगी। ठीक है साथियों, जो बेतवा नदी है वो जो गंगा में कहाँ किस साइड से आकर मिलती है, दक्षिण से। ठीक है, जैसे ये गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी हो गई, यहाँ से आई इधर इधर निकल गई, तो ये है ना इधर से तो मिलती है साथियों चंबल, यहाँ से मिलती है यमुना, यहाँ यमुना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना से 3 और मिलती हैं, चंबल, सिंध, एक सिंध होती है और एक बेतवा।
ठीक है, बेतवा। ठीक है, तो हो गई ना। दक्षिण से आकर मिलती है, ये इस साइड का हिस्सा क्या होगा, दक्षिण। तो दक्षिण में कौन सी नदी मिलती है, यमुना। यमुना नदी गंगा से मिली, और यमुना से कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है, यमुना से मिलती है एक तो चंबल नदी, एक सिंध नदी, एक बेतवा नदी, एक नदी और ये भी मिलती है केन नदी, और मिलती है इनसे। ये यमुना से 4 नदी मिलती हैं, यमुना की 4 सहायक नदी हैं, केन, चंबल, सिंध, बेतवा। ठीक है, और ये बेतवा यमुना से मिलती है, और यमुना किससे मिल जाती है, गंगा। तो ठीक है, गंगा में किस साइड से मिलती है बेतवा, दक्षिण दिशा से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, भारत में सबसे शुद्ध मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए वुल्लर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन सी सांबर। तो भारत में सबसे शुद्ध मीठे पानी की और सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वुल्लर झील। और वुल्लर झील कहाँ पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, वुल्लर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी शुद्ध मीठे पानी की झील, ये लिख लेना, सबसे बड़ी शुद्ध मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 15, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है साथियों, मीथेन, मीथेन। ठीक है, इसमें होती है मीथेन गैस। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिए, CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और गोबर गैस में मीथेन गैस होती है जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका तो सीधा आंसर है ऑप्शन डी लिख लीजिए। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है साथियों, लखनऊ। लखनऊ आपको पता होगा यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन कैसे हो गया, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी पंचकुला। तो पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है साथियों, पंचकुला में। और पंचकुला कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, HR हरियाणा। तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन लिख लीजिए, पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला शहर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तो बताइए, सूर्य के बाद पृथ्वी, सूर्य एक तारा ही तो है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा होगा, सूर्य। और सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन सा हो गया, ये पट्टी ऊपर से क्यों आती है बार बार, आप ये लिख लीजिए, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा। ऑप्शन है सीरियस, ऑप्शन बी वेगा, ऑप्शन सी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन डी है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा होगा, कौन सा होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वत, ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करें तो साथियों ये होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, धरती का स्वर्ग के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। ऑप्शन ए कश्मीर घाटी, ऑप्शन बी जूको घाटी, ऑप्शन सी शांत घाटी, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। तो साथियों धरती का स्वर्ग के नाम से आप सब जानते होंगे किसको कहा जाता है, कश्मीर घाटी को। ठीक है, कश्मीर घाटी को किसके नाम से जाना जाता है, धरती के स्वर्ग। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, जुक्को घाटी कहाँ पर है, नागालैंड और मणिपुर के बीच में। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है ये। तो जुगो घाटी कहाँ पर है साथियों, नागालैंड मणिपुर की सीमा पर। शांत घाटी कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था ना, साइलेंट वैली, शांत घाटी में। कहाँ है, केरल में। आपको विस्तार से बताया था, शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। मूक घाटी, मौन घाटी, शांत घाटी। ठीक है, ये कहाँ पर है, केरल में। इसको ये लिख लीजिए ना, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये केरल में पड़ती है। हाँ, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नियोन। तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है,
नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में है। बताइए जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। ठीक है। इसमें किसका इतिहास वर्णित है? कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, अकबर का वर्णन। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में है तो किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास। ठीक है। कश्मीर पंडितों के इतिहास इसमें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। बुद्ध शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए एक विजेता, एक परिमोचक, एक भ्रमणकारी, ऑप्शन डी है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। तो बुद्ध शब्द का अभिप्राय होगा साथियों ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु अमरदास। तो बताइए साथियों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना साथियों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु का नाम पता आपको? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे साथियों गुरु अर्जुन देव। ठीक है। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है। गुरु तेग बहादुर। मैं क्यों लिखा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा अभी ये क्यों लिखा रहा हूँ। तो साथियों 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इसकी हत्या किसने की थी? मुगल शासक था जहांगीर का नाम सुना होगा ना। ठीक है। चित्रकला, जो चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और वास्तुकला का स्वर्णकाल है ना उसको कहा, वो शाहजहां का काल होता है ना उसको वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। और जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। और इसने किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है। ये भी लिख लेना, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो खालसा पंथ भी इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है। साथ ही ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। 100% छपेगा आपके क्वेश्चन में, छपने वाले क्वेश्चन ये सभी। किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। बताइए वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। इसके शासनकाल में कौन आया था? एक व्यक्ति है मोरक्को का, मोरक्को का रहने वाला है। ठीक है। कहाँ का रहने वाला? मोरक्को का। उसका नाम बताइए। हाँ मैं ही बता देता हूँ, उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, शॉर्टकट में लिख लेना आप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, इब्न बतूता। ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। रेहला इसकी पुस्तक का नाम है क्या? रेहला। रेहला नाम है इसकी पुस्तक। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। ये बताइए साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? आपको ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? अरे साथियों इसी को नियुक्त किया गया था। ठीक है। इब्न बतूता को ही, इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो थैंक यू सो मच गाइज, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लास एंड होने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कीजिए क्लास को। तो क्लास कैसी लगी सभी साथियों को? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को कंटेंट पसंद आया होगा। तो साथियों अगली क्लास देखने के लिए अपनी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को लाइक और सपोर्ट करने के लिए। मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्लास को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। चलते हैं।